नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। 1450 घंटे और 2175 करोड़ रुपए। चौंकिए मत, यह किसी घोटाले की रकम नहीं है, यह संसद में हुए हंगामे की कीमत है जो सीधे आपकी जेब से गई है। पीआईबी और लोकसभा सचिवालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 11 सालों में सदन का 32% समय सिर्फ शोर शराबे में बर्बाद हुआ है। अब सवाल सीधा है, क्या बजट सत्र सच में चल भी रहा है? जी हां, चल तो रहा है, लेकिन सदन के अंदर नहीं चल रहा। जैसे ही बहस शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है। चर्चा की मेज सजती नहीं कि कार्यवाही स्थगित हो जाती है। अब यहां मुद्दा विरोध का नहीं है, जिद का है। राहुल गांधी बोलने की मांग पर अड़े हैं, यानी जिद पर अड़े हैं, लेकिन नियमों के तहत नहीं, अपनी शर्तों पर। संसद नियमों से चलती है, स्पीकर की अनुमति से चलती है, तो मैसेज तो साफ है ना कि नियम नहीं मानेंगे तो सदन नहीं चलने देंगे। अब जरा जनता का हिसाब समझिए। संसद का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। आप टैक्स भरते हैं ताकि बजट पर बहस हो, नीतियां तय हो और सदन बंधक बना दिया जाता है। आज ये सवाल मैं किसी और से नहीं बल्कि दर्शकों आप ही से पूछ रही हूं। क्या लोकतंत्र अब नियमों से चलेगा या फिर हट से चलेगा? क्या एक नेता की जिद देश के बजट से बड़ी हो गई है? याद रखिए, संसद अगर ठप होती है ना तो नुकसान आप ही का होता है और इस देश के भविष्य का होता है। तो चलिए आज जरा इसी हिसाब किताब गुणा भाग में जरा सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये आंकड़े देखिए। विपक्ष का शोर, जनता पर जोर, सदन में हंगामे का पूरा हिसाब 2014 से 26 तक। मुद्दे किसान आत्महत्या, ललित मोदी व्यापम, ये 2015। विरोध की शुरुआत जब होती है उसके बाद का हम आंकड़ा दे रहे हैं आपको। उसके बाद असर यह हुआ कि राज्यसभा के मॉनसून सत्र में सिर्फ 9% ही काम हो पाया था 2015 में, विरोध की जब शुरुआत हुई तब। उसके बाद आंकड़ा आगे बढ़ता है, नुकसान करोड़ों रुपए बेकार हो जाते हैं। एक एक साल बीतता गया। 2015 के बाद 2016 में नोटबंदी पर घमासान, संसद में भारी हंगामा, जल्दी ग्राफिक्स चलाइए, और उसके बाद 92 घंटे लोकसभा में बर्बाद कर दिए गए थे। ना चर्चा हुई ना कुछ और, सिर्फ शराबा, शोर शराबा। नुकसान 144 करोड़ का हुआ 2016 में। 2017 में विवाद ही विवाद चले, 3 तलाक, गुजरात चुनाव, भीमा कोरेगांव, तमाम मुद्दे ले लेकर विपक्ष आया और उसके बाद 2017 के इन विवादों के चलते जरूरी कानून अटके रहे और कितने रुपए बर्बाद हुए। कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही, करोड़ों पर करोड़ों रुपए चलते रहे। अब 2018 में रफेल आया और उसकी गूंज आई। पूरा साल, मतलब एक सत्र नहीं, 2 सत्र नहीं, पूरा साल संसद की कार्य क्षमता का 46% जो है वो इसी की भेंट चढ़ गया। यानी साल दर साल नुकसान 494 करोड़ का रफेल के नाम पर विपक्ष ने, ये आपका और हमारा पैसा था जो गया है। अब उसके बाद सीएए, एनआरसी, कृषि कानून, पेगासस, ये 2019 से 21 तक कानून और जासूसी, 2 साल लगातार, मतलब 3 साल मान लीजिए, सीएए और एनआरसी की भेंट चढ़ गए। लगातार हंगामा चलता रहा और उसके बाद 2021 मॉनसून सत्र में सिर्फ 21 से 26% ही काम हो पाया, यानी नुकसान सैकड़ों करोड़ रुपए का हुआ। और 2022 का आंकड़ा जल्दी से देखते हैं। महंगाई और निलंबन, महंगाई और सांसदों के निलंबन पर गतिरोध बढ़ता रहा। राज्यसभा में 47 घंटे तक हंगामा चलता रहा। यह 2022 का आंकड़ा है जो कि इसी तरह चला। फिर 2023 की बात करते हैं। सुरक्षा में चूक और अडानी का मसला आया। संसद सुरक्षा में सेन, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर टकराव और नुकसान कितना होता है? 386 करोड़ रुपए का। और पिछले साल यानी 2025 में मणिपुर और अडानी, फिर से अडानी का मुद्दा आता है और इस हिंसा पर भी भारी हंगामा हुआ। यानी 11 साल में 1450 से ज्यादा घंटे हमारे देश के टैक्स पेयर्स के पैसे के, संसद के बर्बाद हुए। और इस साल यानी 2026 की जब हम बात करेंगे
तो इस साल तो आप देख ही रहे हैं ना सदन में चल क्या रहा है। राहुल गांधी को बोलने ना देने का मुद्दा अब तक जो चलता आ रहा है, अब ये तैयारी है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। स्पीकर से सीधे ठन गई है और बजट सत्र में लगातार हंगामे पर हंगामा चल रहा है। यानी कि संसद के खर्चे का 2.5 लाख प्रति मिनट जो खर्चा आता है, उसमें 32% समय इसी तरह से बर्बाद हो गया। तो ये हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझाया कि भाई एक नजर में जो हमारा टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान है वो क्या है। लेकिन संसद नहीं चलने देंगे भैया। संसद चलेगी तो काम होगा, और काम होगा तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे मुद्दे। एक नजर जरा आप जल्दी से डाल लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज सुबह से आपने देखा कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर के खिलाफ पूरी लामबंदी चल रही है। पुराने आंकड़े जो कहते हैं कि अब तक कुल 3 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। 1954 में पहला मामला आया, GV मावलंकर, और उसमें प्रस्तावक भी बिहार से विघ्नेश्वर मिश्र थे। लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी, उस वक्त भी विपक्ष को कुछ हुआ नहीं था। बहस चली 2 घंटे तक। संख्या बल कांग्रेस 350 से ज्यादा था, विपक्ष के पास 100 से ज्यादा थे। लेकिन इसीलिए क्योंकि विपक्ष के पास आंकड़ों की कमी थी, तो नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव खारिज हो गया। यह पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव आया 1966 में, जबकि स्पीकर सरदार हुकुम सिंह थे, उसके प्रस्तावक बने मधु लिम्हे, और संख्या बल सत्ता पक्ष 300 से ज्यादा था, विपक्ष पराजित हो गया। फिर 1985 में स्पीकर थे बलराम जाखड़, और उस वक्त संख्या बल कांग्रेस के पास 415 था, विपक्ष के पास 100 था। नतीजा फिर से वही हुआ, नामंजूर हो गया। तो कुल आंकड़े 1954 से 85 तक 3 बार प्रयास किए गए, लेकिन सफल 0% जो है वो वैसा ही रहा। इस बार का जो परिदृश्य है 2026 का, ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला है इंडी गठबंधन, और अगर उनके सांसदों की बात करें तो लगभग 234 के आसपास है। एनडीए के पास 293 के आसपास है, यानी 60 सांसदों का अंतर है। तो इस बार भी नतीजा क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन फिर से वही बात है कि ईगो की लड़ाई चल रही है और संसद नहीं चलने देंगे। तो ये है राहुल गांधी का निशाना। अब जरा जल्दी से नजर डालते हैं उन तस्वीरों और बयानों पर जो आज इस मुद्दे पर चर्चा में रही। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। स्पीकर committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए। हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना, कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके, तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। लिखा ना पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। सिर्फ अपनी जिद के कारण स्पीकर के पद को घसीटना, जो कि सदन के संरक्षक होते हैं, ये दर्शाता है कि एलओपी कहीं से भी राष्ट्रहित, देशहित और संविधान की मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
चलिए, तो अब क्या होने वाला है वो तो पता लग ही जाएगा, लेकिन आज स्पीकर के साथ बैठक हुई राहुल गांधी की, उसके बाद ही ये ताजा बयान सामने आया। वो तो सीधे कह रहे हैं कि भाई अगर डर था तो एफआईआर करवा दो सांसदों के खिलाफ में, एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हो, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो अगर उनसे इतना डर था। अब ये डर किसको है, जरा चलिए चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दिखाई नहीं दे रहे अभी। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब 1450 घंटे 2175 करोड़ रुपए, संदीप त्रिपाठी जी हिसाब दोगे इसका थोड़ा सा? आप किससे हिसाब मांगे? अनम्यूट। जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपने कैलकुलेशन किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन पीछे से कर लेना चाहिए कि किस तरीके से जब यूपीए की सरकार थी 2019 से 2024 के बीच में कितने दिन सत्र चलने दिए थे। आप बताओ ना, बताओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अरे बताओ, आपका काम तो दोनों को बताना था। हाँ। अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वर्कर तो है नहीं, आपको दोनों का बताना चाहिए था। जनता कंपैरिजन कर लेते। दोनों का बताऊंगी तो फिर तो मुझे आजादी के बाद से अब तक का मेरा पूरा 2 घंटे का शो इसी में निकल जाएगा। आप बताओ। यूपीए बना में एनडीए कर लेना तो बताइए ना, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। 2010 में 6% चली थी संसद। कौन गुंडाई कर रहा था, कौन पैसों का नुकसान कर रहा था, इससे सवाल पूछेगा। 2011 जो है 21% चली थी। 2013 45% चली थी। कौन था विपक्ष में? अगर विपक्ष की जिम्मेदारी थी तो इनकी जिम्मेदारी थी चलाते सत्र, और अगर सत्ता पक्ष की जो जैसे सुषमा स्वराज कर रहे थे तो इनका नकारापन है कि जो है संसद का सत्र नहीं चला पा रहे। दोनों तरफ से आप बात करिएगा, लेकिन आपको सिर्फ एलिगेशन लगाना है, सिर्फ जो है क्रिटिसाइज करना है जो है विपक्ष को। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और अभी बात हो रही थी इतने करोड़ का नुकसान, वही अगर कैलकुलेशन आप करिएगा तो उस समय तो कम पैसा होता था, तब भी 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनसे हिसाब मांगिएगा, ये नहीं दे पाएंगे। सच्चाई ये है कि आज सरकार खुद नहीं चाहती है कि संसद चले, क्योंकि जब संसद चलेगी तो इनसे पूछा जाएगा ये मोदी जी, हम तो समझते थे कि मोदी जी अडानी और अंबानी के गुलाम है, वो कहाँ मुंह मारे हैं जो है क्या? एक सेकंड संदीप त्रिपाठी जी, एक सेकंड रुकिए। एक तो ना, एक मैं आपसे शुरू में ही बोल रही हूँ, मर्यादा में रहकर बात करना इस शो में। ये कहाँ मुंह मार रहे हैं, क्या लैंग्वेज होती है आपकी? हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, तमीज के साथ बात करेंगे, संस्कारों के साथ बात करेंगे और शालीनता के साथ बात करेंगे। नहीं, इसमें कौन सा मैंने कहाँ मुंह मार रहे हैं? ये नेशनल चैनल पर बैठ करके बात करने के तक नहीं, कहीं और चलता होगा प्राइवेट चैनल्स में, यहाँ नहीं चलता भैया। मेरे शो में नहीं चलेगी ये लैंग्वेज, मेरे शो में नहीं चलेगी ये लैंग्वेज। शुभम स्वामी कहते हैं कि चीन के पास उनकी फाइल है इसलिए वो डरते हैं। F3 फाइल में उनका नाम निकल के आता है। ट्रंपो कह रहा है कि मैं तो उनका जब चाहूं राजनीतिक कैरियर तबाह कर दूं। अरे गजब का भाई, ये हमारा नेता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मतलब कोई भी आएगा गहरा तू खैरा आएगा, जब चाहेगा राजनीतिक कैरियर खत्म कर देगा, और सदन में जवाब न देना पड़े इसलिए भाग रहे हैं। सदन में इसलिए भाग रहे हैं कि बलपुर बैंक को बलपुर के मसले पर जवाब देना पड़ेगा। आरपी सिंह जी, ओके, हो गया। चीन को आपने खुली छूट दी, उसको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आप भाग रहे हैं। ओके, आरपी सिंह जी, उनका कहना है कि भाई यूपीए के समय में तो करोड़ों रुपए का आपने भी हिसाब नहीं दिया, जो आप लोग वहां पर हड़कंप मचाते थे, शोर शराबा करते थे, हाउस नहीं चलने देते थे। तो एक तरीके से ये तो बदले की राजनीति चल रही है कि हम भी फिर 2014 के बाद वही करेंगे। याद करिए 2011 के अंदर भ्रष्टाचार के मामले पीक पर थे। अन्ना हजारे जी यहाँ पर रामलीला मैदान में बैठे हुए थे और एक के बाद एक इनके भ्रष्टाचार के मामले खुले थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हो रहे थे। ये नहीं कि कोई संसद में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रही थी इनके भ्रष्टाचार के मामलों में। अब भ्रष्टाचार के अभी तो कोई ऐसा मामला है नहीं। आप एक बिना छपी, जो छपी नहीं, मैं चैलेंजर हूँ, आज तक को किताब छपी नहीं, वो पब्लिश रोका नहीं मैंने साहब, अच्छी बात नहीं ना। ये रीमा का शो है, ये आपका घर नहीं है, यहाँ आपके नेता का पार्लियामेंट का चलाने का सिस्टम नहीं है। रीमा जी ये ठीक नहीं है। संदीप त्रिपाठी, रिमोट मेरे हाथ में है और जिससे सवाल पूछूंगी उसी की आवाज जाएगी। फिर आप कहोगे म्यूट कर दिया तो कहते रहना, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है। बोलिए आरपी सिंह जी। तो क्या है कि भ्रष्टाचार से लिप्त थी 2G
कोलगेट, ये सब के सब बड़े बड़े स्कैम एक एक कर कर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो हुआ वो सब जानकारी है कैसे वो सारे मामले निकलते थे। और वो सब मामलों में कोर्ट की टिप्पणियां थी और कोर्ट के आदेशानुसार जांच भी हो रही थी। अब कैग की रिपोर्ट भी आ गई थी। अब उसके अनुसार कार्रवाई अगर संसद में प्रश्न पूछा जाए भ्रष्टाचार को लेकर, आज ये जिस अनपब्लिश लिटरेचर को लेकर कह रहे हैं उसको लेकर तो आप किसी को संसद को आप रोक नहीं सकते, कानून भी नहीं है। कहीं पब्लिश हो, कहीं छपा हो। और जिस कारवां मैगजीन का बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, वो कारवां मैगजीन तो देश के सेना के खिलाफ भी लिख चुकी है कि देश की सेना कश्मीर में अत्याचार करती है और प्रेस काउंसिल उनको नोटिस भी देती है इस बारे में। इसी प्रकार उन्होंने एक बार फिर गलती करी थी डोवल साहब के बेटे को लेकर, फिर उन्होंने जयराम रमेश ने कोर्ट किया, फिर वापसी ली, माफी भी मांगी। हाँ। तो ये सब जानकारी एक मिनट लीजिए। दूसरी बात, अगर किताबों की चर्चा करने लगे तो छपी हुई किताबों पर चर्चा करें तो इनको दिक्कत तो एक पसीने छूट जाएंगे। मैं पर्सनल उस पे नहीं जा रहा कि जो मिथई साहब की किताब उस सब पे नहीं जा रहा मैं, वो पर्सनल किताबें हैं, वो पर्सनल जीवन की टिप्पणियां, किसके कैसे किसके साथ क्या संबंध है उस पे नहीं। जनरल जे सिंह तो आर्मी के जनरल रहे हैं, उनकी किताब है सोल्जर्स जनरल। उस किताब में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा है कि किस प्रकार से साइचन को देने का, साइचन से फोर्सेस हटाने का दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था। और पॉलिटिकल प्रेशर तो उन दोनों में दो ही लोगों का था, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का। अब आप तो साइचन का साइचन देने को तैयार बैठे एक सवाल सबसे कर लेती हूँ फिर दोबारा आती हूँ जल्दी से। कपीश जी, अब मुद्दे तो लगातार चेंज हो रहे हैं। कभी किताब का मुद्दा आ गया था, अब ट्रेड डील का मुद्दा आ गया है। हर रोज मुद्दे चेंज हो रहे हैं विपक्ष के। किसी मुद्दे पर तो चलने दे संसद को। तो इसके लिए तो जिम्मेदार जो है वो सरकार का पक्ष है, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक करते हैं तो बात दूसरी करते हैं, और जब संसद शुरू होती है तो तीसरी बात शुरू हो जाती है। उसके लिए जवाब दे क्यों? और आप स्वयं देख लीजिए ना, किसान बिल पे अगर हम लोग ना आंदोलित हुए होते, किसान नहीं आंदोलित हुए होते, तो अडानी अंबानी के पक्ष में ये बिल आता। और जब इन्होंने यू टर्न करके लिया तब तक 700 किसान शहीद करा दिए थे। आप सोचिए। मेरी इस बात पे ऑब्जेक्शन है 700 किसान शहीद कराने पर। आप करते रहो, आपके करने से कुछ नहीं होता। आपके पास कोई हिसाब है? आप बिना बात के आकर झूठ परोसते हो, 700 किसानों की बात करते हो, झूठ परोसते हो। आप बता लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए कृपा करके 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी करी है। वो कांग्रेस भी उन्हीं बिलों को लाना चाहती थी, उसी प्रकार का संशोधन करना चाहती थी कांग्रेस भी। कपीश जी, सुनिए कपीश जी। अच्छा कपीश जी सुनिए ना, सुनिए कपीश जी सुनिए। ये जो किसानों वाला आंकड़ा आपने दिया है ना, देखिए ठंड से, किसी बीमारी से अगर किसी की मौत होती है, उसको आप किस आंकड़े में डाल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको भी पता है जो मौतें हुई थी वो ठंड की वजह से, या कोई बीमार था उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, तमाम ऐसी वजहों से कुछ मौतें हुई थी। लेकिन उसको आप अगर ये कहें कि सरकार की वजह से मौतें हुई, वो सही नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं सही है? क्यों? सरकार कहां से बीच में आ गई किसी की बीमारी में? अरे सुन तो ले भाई। मैं आपको 700 जो ये किसान कहते हैं, मेरे पास सूची है, मैं उन किसानों की सूची आपको भेज दूंगा, एक एक नाम के साथ, उनके घर के पते के साथ। किसी किसान की मृत्यु अगर अपने गांव में भी हुई है तो भी उन्होंने इस खाते में लिखा है। मैं उसकी पूरी जानकारी आपको भेज दूंगा ताकि अगले शो में आए तो इनको शीशा दिखा दिया जाए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कीजिए कपीश जी। सही डेटा के साथ कंप्लीट आप न्याय कीजिए। मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपके पास विपक्ष के लिए रिमोट हो तो हम विपक्ष को बैठाया मत करो। और दूसरी चीज, आरपी सिंह को कहिए कि जब हम अपना पक्ष कह लेंगे तो अपनी हाँ नहीं, ये रूल बन चुका है, सब अपनी बारी में बोलेंगे भाई, सब अपनी बारी में बोलेंगे। बोलिए। हाँ तो देखिए, किसान बिल जो 3 काले कानून आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने वापस लेते समय क्या कहा? देश हित में मैं वापस ले रहा हूं। आंदोलन ना हुआ होता, संसद में प्रोटेस्ट ना हुआ होता तो क्या होता? और क्या संवैधानिक अधिकार छीनिएगा किसी के प्राइवेसी का तो पेगासस पूछा जाएगा? आज तक जवाब नहीं दिया। वो कमेटी जो गठित हुई, उस कमेटी ने सीधे कह दिया कि सरकार ने हमको कोई सहायता जांच में नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। राहुल गांधी ने अपना फोन ही नहीं दिया, फोन ही नहीं दे रहे थे ना, पेगासस तब होता ना। पूरी सच्चाई दो आप कपीश जी, पूरी सच्चाई दो ना। रीमा बिल्कुल फोन की बात नहीं है। क्यों? यहाँ पे तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी।
आपको क्यों नहीं मदद अरे किया? कमेटी की बैठक में जाके केवल कहते हैं मैं फोन नहीं दूंगा, एक आदमी फिर फोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता ना, पूरी बात अपनी तरफ से होगी। एक आदमी के फोन से कुछ नहीं होता है। अरे और ये एक ही आदमी का तो सारा मामला था। ना उसी ऐसा के नहीं है। अरे रुको भैया, आप तो पुराने गड़े मुर्दे लेकर आ रहे हो। मेरा सवाल इस सत्र से है, डॉक्टर विनीत सिंह, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ चूक तो सरकार की तरफ से हुई है? इतने दिनों से राहुल गांधी बेचैन है बोलने के लिए, उनको बोलने दो, पूरी बात आई बात नहीं, खत्म हो जाए। आप 2024 आप 2020 या 18 से 17 से लेके आ रही हैं, तो क्या हम आंकड़े नहीं पेश करेंगे? बिल्कुल पेश कर तो दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई किताब प्रकाशित नहीं है, उस पर अगर नहीं चलेगी, उन्होंने नहीं बोलने देंगे, तो निशिकांत दुबे एक किताब का हवाला, एक निशिकांत दुबे जो किताबें लेकर आए वो पब्लिक डोमेन में है, वो हर शॉप पर मिलती है, लेकिन राहुल गांधी जो किताब ला रहे हैं वो तो छपी नहीं ना। पब्लिश है। अरे वो छपी नहीं है। नहीं पब्लिश है। आपके पास है वो दिखाओ, फिर आपके पास है? बिल्कुल है। अगर छपी है तो दिखाइए, किस किस के पास है वो किताब? आपको गिफ्ट दे देंगे, आप संसद सत्र मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं खरीद के पढ़ सकती हूँ, लेकिन कहाँ है, कहाँ मिल रही है वो किताब? को गिफ्ट देंगे, नहीं मिल रही। अमेज़न पे जाइए, अमेज़न पे जाइए, ले लीजिए। डॉक्टर विनीत सिंह, केवल इंडिया में अभी संस्कृति के लिए है, प्रकाशन हो चुका है, पब्लिश हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है। आज एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, कल इसी शो में मिलेंगे। किताब आपको भी खरीद के मिल जाए तो आप लेके आना, और मुझे मिलेगी तो मैं लेके आऊंगी, ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह? हाँ ठीक है। रीमा जी इनको शांत तो कराइए। हो गए, शांत हो गए, म्यूट है सब, बोलिए। रीमा जी, झूठ का पुलिंदा केवल सदन में नहीं चल रहा है, यहां भी चल रहा है। अमेज़न है, मोबाइल फोन आपने कहा है ना भाई, सबके पास इंटरनेट है, चेक करके सर्च करके दिखाएं ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। गलत बात मत कीजिए। और क्या है ना रीमा जी, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा, अरे शांत हो जाइए। अब फिर वही इन लोगों को वर्बल डायरिया हो जाता है, खास करके सपा वाले के साथ। अरे भैया किसका पक्ष ले रहे हैं? आपके जो नेताजी लोहियावादी करते थे, उन्हीं लोहिया ने कहा था नेहरू जी के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा घृणा और जेलस करते थे। थोड़ा सा उसका तो ध्यान रखिए। अब आते हैं मुद्दे पे। क्या है रीमा जी कि राहुल गांधी एंड इंडिया अलायंस क्या है ना, इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। और आपने अपने प्रेजेंटेशन में बड़ा बढ़िया बोला, राफेल हो, वोट चोरी हो या कोई भी हो, पिगासस हो, इनका काम ही है वितंडा फैलाना। और ये करना क्या चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? क्योंकि जो जनता है वो तो इनके साथ रहती नहीं है, कब का इनका हाथ छोड़ चुकी है। क्या कोई इनका बॉस है जॉर्ज सोरोस के रूप में, या चाइना में कोई इनके जो बॉस है उनको खुश करना चाहते हैं? क्योंकि देश जब भी बढ़िया काम करता है, उन्नति पथ पे अग्रसर रहता है, तो राहुल गांधी क्या करते हैं? ऐसा ड्रामा करते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि सदन जो है इन्होंने ढंग से चलने दिया है। तो ये जो परिपाटी है ना, और खास करके जो इंपीचमेंट की बात कर ले या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर ले, याद कीजिए जगदीप धनखड़ के खिलाफ इन्होंने यही काम करने की कोशिश की थी। 2023 में यही स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला के अगेंस्ट में विरुद्ध में करने की काम की थी। हालांकि नंबर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, इस बार भी नहीं है। मुंह की बल खाएंगे, पर यह साबित क्या करना चाहते हैं? क्या लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा जाया हो, कोई भी बिल पे डिस्कशन नहीं हो? और मैं तो सोचता हूं, आश्चर्य करता हूं कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, स्पेशली कांग्रेस के लोगों को, या जो लोग इंडिया अलायंस के थिंक टैंक है, क्या वो राहुल गांधी को बताते नहीं है क्या मैसेज जाता है, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप? अरे भैया, सदन जो है संवैधानिक मंच है, इस पे आप तार्किक बात करें, अपने तर्क से हमें परेशान करें, लेकिन वो ये काम नहीं होता, क्योंकि तर्क है नहीं, बुक है नहीं, तो करें क्या? ऐसे ही बच्चों की तरह जो होता है ना, क्राई बेबी, हो हल्ला करते रहिए और लोगों को परेशान कीजिए, सदन को स्थगित कीजिए। संदीप त्रिपाठी, रिएक्शन दीजिए फटाफट। दो बातें आप समझिए। अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि जो है कई एलिगेशन भी उन्होंने उसके साथ साथ लगाए। आरपी जी, आप जो है एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बसपा में गए, उसके बाद यहाँ पर आए, आप सच्चाई जानते हैं। सच्चाई जानते हुए भी ये बात, मैंने इस बात को क्यों कहा कि आप कहाँ से कैसे आए हैं, ये बात आपको भी पता है कि आपकी आत्मा कचोटती होगी कि जब पंजाब के किसानों के साथ सरकार ने अत्याचार किया, मुझे पार्टी के साथ हो गए काम करते हुए, ठीक है ना मैं ब्यूरोक्रेट हूं ना, मैं कभी बसपा में गया हूं कभी। अरे सुनिए ना, थोड़ी जानकारी ठीक रखिए ना मेरे बारे में। आप गलत, आप मतलब उसमें भी झूठ थोड़ा बोलेंगे जी। मैं 50 साल से 1977 से पार्टी में काम करता हूँ, लगातार निरंतर अलग अलग पदों पर रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, और मैं कभी ब्यूरोक्रेट नहीं रहा। पार्टी के साथ एक सेकंड दोस्त, बसपा के साथ मेरा ये जानकारी कहाँ से आई है? संदीप त्रिपाठी जी, गलत जानकारी कहाँ से आई है इनके बारे में? नहीं, मैं ये चाहता
ताकि आरपी जी ये बात कहें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतने साल से लगे हुए हैं, बिट्टू जी गए कांग्रेस से मंत्री बन जाते हैं, आरपी जी क्यों नहीं मंत्री बनते हैं? इसी मैंने कहा कि तकलीफ इनको मुझे है, मंत्री बनने ही नहीं तो मुझे क्यों मंत्री बनाना चाहते हो? मैं पार्टी का काम कर खुश हूँ। हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है, हर आदमी का अपना अपना मन होता है भैया। मेरा पार्टी का काम करने में रुझान है। पेट गुड़गुड़ा गया होगा, जैसे मंत्री का नाम सुने होंगे पेट गुड़गुड़ा गया होगा। सुनिए ना आरपी जी, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अभी आपने कहा कि किसानों का ये आंकड़ा गलत है, ये आंकड़ा गलत है। क्या ये आंकड़ा गलत है कि आपने कीनी गलवा दी थी? क्या आंकड़ा ये गलत था कि आपने चारों तरफ बैरिकेडिंग करा दी थी? आंदोलन, किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन हर एक भारत का नागरिक का अधिकार है। उस अधिकार के तहत अगर वो करता है, वहां पर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, खाने पीने की सुविधा भी देनी पड़ेगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट संसद सत्र, पॉइंट बजट सत्र नहीं चलने दे रहे, पॉइंट ये कागज उठाने जा रहे हैं, पॉइंट ये पॉइंट है। जल्दी बोलिए। रीमा नहीं रीमा जी, मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बात आ रही कि ठंडी से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए। हाँ, सच्चाई वही थी ना, सच्चाई थी इसीलिए ना। या आप किसी को बैरिकेड कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा जेल में, तो क्या करना चाहिए? मतलब उनको कूच करने देगी, वो संसद में आ जाए, संसद में घेराव कर ले सब प्रदर्शनकारी। और अभी तो ये भी बताना, अरे अभी तो, अरे सुनिए ना, सुनिए संदीप त्रिपाठी जी, कंट्रोवर्सी है, देखिए कंट्रोवर्सी है। कपीश जी और संदीप त्रिपाठी जी, कंट्रोवर्सी है कि उसमें किसान कितने थे और अराजक तत्व कितने थे, ये भी तो सवाल है ना। ये भी सवाल है, उसमें असली किसान कितने थे? किसानों को असली किसान कौन थे वहां पर? असली किसान तो थे ही नहीं। कपीश जी कहाँ मुद्दा लेकर चले गए? भारतीय जनता पार्टी होने के नाते वो न कह पाए। गलत सवाल है, कहा जाता था। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी बोलिए। किसानों का मुद्दा खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र को नहीं चलने देंगे। ये स्टील फाइल में जो कॉम्प्रोमाइज हो गए, किसानों को फिर गिरवी रख दिया। मैंने कहा मुंह मारा है, उस मुंह मारने की कीमत। फिर आप ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, चलिए जल्दी से ब्रेक लेते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए आरपी सिंह जी, अब बताइए, राहुल गांधी कल बोल पाएंगे? नहीं, वो जरूर बोले। कानून के हिसाब से आपकी डिबेट में भी अगर आप छूट देती हैं तो बोला जाता है। अब असल में ये सोचें कि अपनी मर्जी से एक पार्लियामेंट के नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो जरूर बोले, कोई रोक नहीं है। और वो कृपा कर एक मिनट टोका नहीं यार, अच्छी बात ही ना। और कृपा कर वो शब्द मत डालें दूसरों को में। और मैं अभी बैठे बैठे अमेजोन सर्च कर रहा था, अमेजोन पे किताब अवेलेबल नहीं है साहब, वो कहीं नहीं है। मैं तो 3 दिन से देख रही हूँ, जब से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, ये कहीं किताब नहीं मिल रही। मैं तो सारी मार्केट में जाकर देखा, कनॉट प्लेस से लेकर खान मार्केट तक, कहीं नहीं मिल रही किताब। पता नहीं कहाँ से लेकर आए। कहाँ संदीप त्रिपाठी को स्पेशल शॉप है क्या जहाँ मिल रही है किताब? बताओ। मैं बता रहा हूँ कहाँ मिल रही है। कहाँ है किताब? अभी मैं बता रहा हूँ। आरपी जी, अभी आपने नियम और कानून की बात की। रीमा जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, उसी सदन का वीडियो है, जब जो है तेजस्वी सूर्या जी बोल रहे थे, कांग्रेस की तरफ से नियम और उसकी बात की गई, तो क्या कहते हैं हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, वो कहते हैं नियम छोड़ो, और यहाँ पर आप नियम की बात करिएगा। वीडियो आप देख लीजिए, चलाइए, इनकी असलियत निकल के आएगी। और एक तरफ आप निशिकांत को दीजिएगा इजाजत कि आप कुछ भी बोलिए, तब माइक ऑफ नहीं होगा, और राहुल गांधी बोलने लगेंगे तुरंत माइक ऑफ हो जाएगा। कितना मूर्ख समझिएगा लोगों को, देश के लोगों को कितना गुमराह करिएगा।
आज सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की हत्या में लोकसभा अध्यक्ष भी उतने जिम्मेदार है जितना हमारा वो मुहमारू जिम्मेदार है। हो गया आपका? जी रीमा जी, वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास रिकॉर्ड में कुछ हो तो आप मुझे दो। हाँ, ये कह रहे हैं। ये ठीक कब है। कहा है कि और- नियम वियम में कुछ हाँ, नहीं होते? अरे पूरा सुन वीडियो लीजिए। देख लिया मैंने। हाँ पूरा वीडियो आप चला गलत दीजिए। बयान नहीं कर रहे नहीं बोल हो। रहे तो गलत बोल रहे मैं हो कह आप। रहा चला दीजिए। चला इसे दिया तो ना, दीजिए, मैंने चला चलाया एकदम। अभी देखो। एग्जैक्टली। चलिए विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में चलते हैं, फिर वापस आते हैं। Of the President of Seychelles. This special briefing will be done by Foreign Secretary Shri Vikram Mishri. And to assist him on stage, we also have our High Commissioner to Seychelles, Shri Rohit Ratish, as also Joint Secretary, Indian Ocean Region, Shri Prasanna Srivastava. With that, first I invite Foreign Secretary to give his opening remarks on this ongoing visit of the President of Seychelles. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for being here for this briefing. As you know, the President of Seychelles, His Excellency Dr. Patrick Herminy, is on a 6-day state visit to India from the 5th to the 10th of February 2026. President Herminy is accompanied by the First Lady, Veronique Herminy, and a large delegation that comprises 7 top cabinet ministers of the Seychelles government, several senior officials, including military officials, as well as officials of the government. Some prominent business persons are also part of the President's delegation. This is President Hermini's first visit to India after assuming the presidency following his victory in the national elections in October 2025. Some of you might recall that last year in October, after President Hermini's victory at the elections, Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, had visited Seychelles for the swearing-in ceremony of President Herminy. And it was during that visit that he had also handed over to President Herminy a letter of invitation from the Prime Minister inviting President Herminy to pay a state visit to India. This particular visit in Delhi today also assumes salience in view of the fact that this year the people of Seychelles are celebrating the 50th anniversary of their independence, and it also happens to be the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Seychelles. So therefore, this visit is indeed very, very special. I just want to say a few words about how we see the relationship with this very important country in the Indian Ocean region and in the overall framework of India's policy in this region. Seychelles, as you can imagine, is an important part of the Mahasagar vision enunciated by the Prime Minister, mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Ours is a long-standing relationship. It's underpinned by close people-to-people relations, growing trade and economic contacts, and a substantive developmental partnership. And this is a partnership that has evolved in diverse areas. It covers capacity building, maritime security, blue economy initiatives, and healthcare. We have contributed to the development of Seychelles through a mix of small and large development projects and an extensive suite of capacity building and training initiatives based on the requirements and priorities that have been indicated by the government of Seychelles. As two neighbors in a very important maritime neighborhood, we also work together to address common challenges in this region related to piracy, maritime terrorism, drug trafficking, IUU fishing, and also human trafficking, weapons trafficking, etc. So the current visit essentially aims to build on a strong foundation that has already been
established and chart out new frontiers for our engagement going forward. As for this visit, President Ermini arrived in Chennai on the 5th of February. The governor of Tamil Nadu called on him. President Ermini took part in a business event in the city, also visited the National Center for Sustainable Coastal Management and Apollo Hospitals. He then traveled to Mumbai on the 7th of February. The Honorable Chief Minister of Maharashtra called on him, and the President also participated in a business event in the city. Yesterday, President Ermini arrived in New Delhi. He was accorded a ceremonial welcome at the airport. This morning, the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, called on President Ermini, and the President also visited Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi. This morning, President Ermini and Prime Minister held extensive discussions reviewing the full gamut of bilateral relations between the two countries. There was special emphasis on issues related to maritime safety, security, defense cooperation, development cooperation, capacity building, which, as I said earlier, are key dimensions of our partnership. The Prime Minister hosted a special banquet lunch in honor of the visiting President. A short while ago, Honorable Vice President called on President Ermini, and in a short while from now, the President will have a meeting with Honorable Rashtrapati, who will also host a state banquet in honor of the visiting dignitary. Tomorrow, President Ermini and his delegation will visit the Taj Mahal in Agra and then leave for Seychelles later in the evening. As to the discussions during the visit and the outcomes, you would have followed the press statements made by the two leaders. They announced the India-Seychelles joint vision for sustainability, economic growth, and security through enhanced linkages, outlining future axes for cooperation between the two countries. The document has detailed sections on political exchanges, development cooperation, trade and economic cooperation, digital and financial exchanges, cooperation in the fields of energy, health, defense and maritime security, capacity building and training, people-to-people linkages, and also cooperation in various regional and multilateral fora that both countries are members of. The vision document also underscores a mutual intent to strengthen engagement and build on existing areas of collaboration. And we are confident that it will help chart the path for the next phase of the India-Seychelles relationship. In terms of the main outcomes, the documents that have been exchanged and the announcements that have been made, are they already on the website of the Ministry of External Affairs? The highlight, of course, is our decision to offer a special economic package of $175 million to Seychelles. This is a blended package comprising US dollar 125 million rupee denominated line of credit and a grant component of $50 million. The intention is to support development projects across priority sectors identified by Seychelles. The first project, in fact, under this package, which is to provide 1,000 metric tons of grains to strengthen food security of Seychelles, has in fact already been approved, and its execution is underway. Besides the special economic package, something that I wanted to underline was that a special or a Seychelles hydrographic unit
will be established in Seychelles with Indian assistance. It will impart further momentum to our ongoing hydrographic cooperation, which had been institutionalized through an MOU on hydrological cooperation, on hydrographic cooperation, that had been signed during the visit of the Prime Minister to Seychelles in 2015. Health came up as a priority sector during the discussions today, and a number of issues related to that were discussed. As part of our ongoing cooperation in this sector, we will gift 10 ambulances to Seychelles to strengthen their public healthcare and emergency medicine services. And insofar as other issues are concerned, both sides will remain in close touch to develop these ideas. There are a number of other memoranda of understanding that was signed. The National Center for Good Governance of India and the Public Service Bureau of Seychelles have established cooperation for training 250 Seychellois special civil servants in India. In the digital field, the two countries are institutionalizing cooperation by signing an MOU on digital transformation. On the scientific front, two MOUs have been signed to deepen collaboration. One of them brings together INCOIS, which is the Indian National Center for Ocean Information Services, and the Seychelles Meteorological Authority, while the other involves the Indian Meteorological Department and the Seychelles Meteorological Authority, underscoring our shared commitment to advancing exchange of scientific research and knowledge. These collaborations will focus on areas that are very significant, very important for the two countries, including ocean observation, climate adaptation, blue economy, and the overall objective of the Seychelles insofar as sustainable development and resilience is concerned. In addition to these, the cultural exchange program between the two countries has been renewed. Seychelles has also recognized Indian pharmacopoeia through another MOU, and this will help provide affordable and quality medicines to the people of Seychelles. Also, National Cooperative Exports Limited and the Seychelles Trading Company have signed a commercial agreement to facilitate the export of essential food items, thereby further strengthening both trade as well as food security in Seychelles. Overall, therefore, I would say that the engagements and outcomes during this ongoing visit will enable the bilateral relationship to scale new heights in the coming years. President Ermeni expressed his gratitude for the very warm welcome that he and his delegation had received here. And he also extended an invitation to the Prime Minister to visit Seychelles during the course of the year. Let me stop there. If you have any questions, I would be happy to try and answer them. Thank you. Okay, we go with Huma, with you. Good evening, sir. My name is Huma Siddiqui and I'm with Stat News Global. I have two questions. You talked about the defense and maritime cooperation. Would there be anything specific that you would like to share with us? And how many business people were there in the delegation? And which sectors were they covering? Rishabh. Foreign Secretary, good evening. Rishabh from Times Now. So, Prime Minister spoke about how the civil servants from Seychelles will be trained in India. So, what would be the strength like? Also, at the end of his address, the Seychelles President said that we would like the Prime Minister to come to Seychelles for the 50th Independence Day. So, has there been a formal invitation from Seychelles to India as well? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. So my question is, the rupee denominated support that we are giving, how much it will be helpful in terms of trading or investment in the national currencies? Because that was a big focus of the two leaders, that the trading should happen in national currency. Keshav. So, thank you, Foreign Secretary Keshav Padmanabhan from The Print.
Building on Siddhant's question, actually, can you give us a sense of what is the current trade that is handled with in local currencies? Because that was something that was mentioned. And secondly, the memorandum of understanding on ocean monitoring that was signed. Can you give us a sense of what that entails and when is this going to sort of be set up? Is there any sort of idea for when this MOU is going to be implemented? Thank you, sir. So we can take these questions. On defense and maritime cooperation, as you're aware, this is a substantial area of cooperation between the two countries. In the past, India has provided a wide variety of defense and maritime security platforms to Seychelles in the form of maritime surveillance aircraft, as well as coastal patrol vessels contributing to the capability of Seychelles to monitor its very large EEZ. There have been exchanges in the field of capacity building for Seychelles military officials. And as I said, there is ongoing cooperation in the area of hydrography, enabling Seychelles to have more intimate knowledge of its EEZ. These are, and of course, we do have a very close relationship with Seychelles defense forces. There's very close contact at various levels between our military personnel and in different areas with their Seychelles counterparts as well. So the idea during the discussions today was to reinforce this cooperation. Seychelles has requested for assistance in the repair and maintenance and upkeep of several of these platforms. Some of these are underway already. In fact, I think we have in the announcements during the course of the visit itself, we have announced that we will be assisting Seychelles for the refit of PS Zoroaster, which is in the service of the Seychelles Coast Guard. This ship had been given to Seychelles in 2021, and it is now due for its second refit, and this will be done at GRSE Kolkata by on gratis basis by India. So this is insofar as and as I said in as part of the special economic package also that we have announced today, if there are any aspects that Seychelles wishes to prioritize that relate to the defense field, we will take a look at those as well. Insofar as the business delegation accompanying the president is concerned, I think there were 6 or 8 business persons accompanying the president in his delegation, and they were mostly from sectors related to health, real estate, construction, retail trade, fintech, and also representatives of the Seychelles Chamber of Commerce and Industry. Rishabh, your question related to civil servants, I think we have currently indicated that as part of the MOU that has been signed, that we will, between the National Center for Good Governance and
its Seychelles counterpart to train 250 Seychelles civil servants through dedicated training programs, sharing of educational resources, and the deputation of experts from India. And on the invitation extended by the President for the 50th Independence Day, as you would have seen also, the Prime Minister obviously thanked the President for the invitation, and the details in this are going to be discussed between the two sides and will be firmed up through diplomatic channels as we move forward. Siddhant, your question related to rupee denominated LOC, which is for $125 million. This is only for insofar as the line of credit is concerned, and the idea is to see what kinds of projects the government of Seychelles identifies as priorities, and they will be funded through rupee denominated LOCs. This is in the same vein that we have pursued with, for instance, I think Mauritius was the first country to which we extended a rupee denominated LOC. Since then, we have also extended rupee denominated LOCs to other neighbors, including, if I recall correctly, to Sri Lanka, especially in the wake of the recent cyclone there, and to Bhutan for development projects. So this is that kind of line of credit. I think insofar as trading in local currencies is concerned, and this addresses Keshav's question as well, I don't think trading in local currencies is currently, I think the trade is not significant enough at this point for trade in local currencies to really have a systemic effect. So these are two different issues. At an appropriate time, perhaps the authorities on the two sides will get into a discussion on settling trade in local currencies, but that is a completely different matter, not related to this issue of this line of credit having been extended in Indian rupees. And insofar as the MOU on ocean monitoring is concerned, this is an MOU between INCOIS, as I was mentioning earlier, the Indian National Center for Ocean Information Services, and the Seychelles Meteorological Authority. It essentially covers technical cooperation on ocean observation, ocean services, capacity building, data sharing, and the conduct of maritime scientific research. So essentially strengthen Seychelles' capabilities to understand better and have a better handle on the vast waters around it. You have more questions? Neeraj? सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर 175 मिलियन की जो उनको वित्तीय सहायता दी गई है, उसका मुख्य रूप से उपयोग वहाँ पर किन परियोजनाओं में किया जाना है, और जो समुद्री सुरक्षा को लेकर MOU हुआ है उसमें क्या कोई जॉइंट पेट्रोलिंग या इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी भी बातें शामिल हैं? Sir, Abhishek Jain, independent journalist. Sir, my question is regarding this Assumption Island. India was involved in the development of an airstrip there, and apparently it was halted after some domestic protests. What is the latest update on that, and what is the purpose of this airstrip that is being developed? Purpose of? Purpose of this airstrip that India is developing. Uma? उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। क्योंकि डायरेक्ट शिपिंग लाइन की कमी है सेशल्स के लिए, इसलिए ट्रांसशिपमेंट जो है वो करना होता है, और इससे वहाँ पे वस्तुओं की कीमत जो है वो ज़्यादा महंगी होती है। तो क्या ये चर्चा का विषय रहा राष्ट्रपति की तरफ से, और क्या हमारी तरफ से कोई डायरेक्ट शिपिंग लाइन, रेगुलर शिपिंग लाइन की कोई ज़रूरत महसूस की जा रही है? Jessica? Hi, sir. This is Jessica Taneja for DD India. I know we're talking about the visit of the Seychelles president today. But recently, India and the US concluded trade negotiations. Now, there has been a lot of discussion around India's purchase of Russian oil. Can the MEA clarify India's position regarding purchase of Russian oil? Manas?
Good evening, Foreign Secretary. This is Manas. I work for PTI. Just on defense cooperation, would you just elaborate on what we're looking at in the maritime domain, besides hydrographic survey and cooperation relating to Navy-to-Navy framework? And also on the Assumption Island, there is a plan to develop a naval base at the Assumption Island by India and Seychelles. Is that plan still on? Thank you. Yangsha, you have a question? Please. Excellency, this is Ainangsha Mitra. Is there any discussion in the line of equipment supply for the Bollywood producers from India, logistics, and IT? Thank you. Bollywood producers. Okay. नीरज, आपका जो प्रश्न था, जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है, उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होगा? देखिए, अभी तो हमने जो पैकेज का शेप और साइज है, एक तरह से उस पे निर्णय लिया है कि $175 मिलियन का ये पैकेज होगा। इसमें $125 मिलियन रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट होगा और $50 मिलियन ग्रांट के बेसिस पे होगा। इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स इसके तहत आएंगे जिसमें सहायता की जाएगी, ये अभी पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। कुछ आइडियाज हैं जो आज सेशल्स के राष्ट्रपति ने और उनकी डेलीगेशन ने बातचीत के दौरान उनके बारे में बताया, लेकिन इनको एक ठोस रूप देने के लिए अभी कुछ और बातचीत की आवश्यकता है और आगे आने वाले दिनों में और महीनों में हमारे जो वहाँ पे राजदूत हैं, हमारा हाई कमीशन है, वहाँ पे उनसे बात करके इन पे निर्णय पे पहुंचेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारी अभी जिन जिन क्षेत्रों में हमारा सहयोग चल रहा है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, जो हमारे डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काफ़ी वहाँ पे जोर दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा इस समय सेशल्स इस्तेमाल कर रहा है, उस सब के लिए उनको उसका आयात करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी उस पे खर्चा आता है। तो वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहे हैं। एजुकेशन पे जोर है, हेल्थ केयर पे, जैसे मैंने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। तो इन्हीं सभी क्षेत्रों में मेरा विचार है कि इसमें जो प्रोजेक्ट्स निकलेंगे वही इन्हीं क्षेत्रों से निकलेंगे। तो इन्हें आने वाले समय में फाइनलाइज किया जाएगा, आपको इसकी सूचना देते रहेंगे। जहाँ तक ओशन मॉनिटरिंग का एमओयू है, मैंने अभी जैसे कहा, ये एमओयू जो है वो एक भारतीय संस्था है। ये हमारी जो अर्थ साइंसेस का मंत्रालय है उसके अधीन काम करती है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और इनके और सेशल्स मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें जो एक तरह से हिंद महासागर है, जहाँ पे एक तरह से उसमें सेशल्स और हम अपने एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो वो उस महासागर का जो बिहेवियर है उसको लेके ओशन ऑब्जर्वेशन, ओशन सर्विसेज, मरीन साइंटिस्ट जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, और जो डेटा हम अपने अपने सिस्टम से जमा करते हैं उसको कैसे शेयर किया जा सके, और जो एक मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च का एक विशाल क्षेत्र है उसको कैसे एक्सचेंज कर सकें, ये सब इस एमओयू के तहत डिस्कस किया जाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपका भी एक सवाल था, और मेरे विचार में शायद उमाशंकर नहीं, मानस और भी मित्रों ने ये सवाल, आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन असम्पशन आइलैंड।
So, look, this is something that the two sides had entered into an agreement over in 2015. The intention behind this was to essentially enhance the capacities of Seychelles to monitor its exclusive economic zone and to reinforce its search and rescue capabilities. I want to make clear that any project that we undertake, any agreement that we enter into with any friendly country, is at the end of the day driven by the priorities of our partner countries, by their priorities, by their requirements. So it's also a fundamental principle of India's development cooperation initiatives that these are initiatives that are demand driven rather than supply driven, and therefore any such project must be fully aligned with the priorities of the recipient country. We are both, Seychelles and India, interested in our objective is to support a safe and stable rules-based Indian Ocean region so that the growth and prosperity for all countries in the region can be ensured. Any projects or any initiatives that the government of Seychelles, the Seychelles authorities want to bring to us in these areas, we would be very happy to examine them and take them forward. On उमाशंकर, आपका प्रश्न था शिपिंग लाइन को लेके, तो मेरे विचार में इस समय एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि there is no direct shipping line there's one right now? There isn't, yeah. तो चूंकि जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो इस समय इतना बड़ा नहीं है कि दोनों देशों के बीच एक डायरेक्ट शिपिंग लाइन जस्टिफाई की जा सके, और सेशेल्स एक तरह से ट्रांसशिपमेंट हब भी नहीं है कि वहाँ पे एक डायरेक्ट शिपिंग लाइन भेजी जाए। आने वाले समय में अगर व्यापार इस कदर से बढ़ता है तो फिर एक डायरेक्ट शिपिंग लाइन के बारे में उस समय विचार किया जा सकता है। I think Manas had another question on defense cooperation, hydrography in particular. So the on hydrography, as I said, the key movement forward on this visit is the announcement that has been made to assist Seychelles in its objective of setting up a Seychelles hydrography unit. There is obvious shared interest in this area. We will be guided entirely by the priorities of the Seychelles government on how they want to do this, but we have indicated in principle our support to assisting them in this project for their maritime safety and security. I think totally new to me, I must confess. I know Seychelles is looks like a very nice place where Bollywood producers should look to produce films. And I'm saying this off my own bat. Nobody has asked me to endorse Seychelles for that, but it is indeed a very beautiful place and would present a very scenic location for production of films. But I am currently not aware of any proposal either from Bollywood producers or from anywhere else seeking a special dispensation for the supply of equipment for this purpose. But since we are all interested in good movies, we would be happy to examine this proposal as and when it comes before us. Look, this briefing is really about the visit of the President of Seychelles and not about other subjects, but I can understand that your question is addressing
issues that have swirled around for a few days now. So let me make share some thoughts with you and make clear how we are thinking about this particular issue. You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource, you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets. India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. And that's one reason why we import energy from multiple sources. So, as I mentioned earlier, the key drivers of our energy policy are adequate availability, fair pricing, and reliability of supply. So if you look at the data, and I'm sure you're looking at the data on a constant basis, you will see that we import crude oil from dozens of countries. We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time, depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously, all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at, and certain fiduciary responsibilities in the market. So at any given time, there is a rather complex matrix of issues that these companies have to take into account, which, not to disregard it, also includes very, very important financial and logistical aspects. So I expect that what you will continue to see in this sector, in this area,
is business choices being made based on these considerations that I have outlined. So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interests will be the guiding factor for us in our choices. Thank you. Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press conference. Thank you. तो सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर अभी आप ये विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता सुन रहे थे। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।